हम थोड़ा सा अगर बारीकी से देखें, सबसे पहली बात आती है कि संख्या 1,25,00,000 के आसपास एप्लीकेंट्स, तो उसको इतने बड़े एग्जाम को सही तरीके से कराना, वो अपने आप में रेलवे के सभी कर्मचारियों ने मिलके, आरआरबीज ने, सबने मिलके, और छात्रों का भी धन्यवाद कि उन्होंने इसमें पूरा सहयोग दिया। जिस तरह से एकदम सुचारू तरीके से एग्जाम हुआ, कहीं पे कोई कंप्लेंट नहीं आई। नंबर ऑफ वैकेंसीज के अगेंस्ट कितने को शॉर्टलिस्ट करना है, वो एक पुरानी प्रथा है, वो हमेशा से नियम चला आ रहा है। 2015 से पहले 10 गुने होता था, 10 गुने होने से बहुत कम लोगों को चांस मिलती थी। मोदी जी ने आके 2015 में आने के बाद में इसको 15 गुना किया पहले, फिर 2019 में इसको 20 गुना किया, यानी अधिक से अधिक छात्रों को वैकेंसी के अगेंस्ट चांस मिले मेन एग्जाम देने का। तो ये अब इसमें मुद्दा क्या आया? मुद्दा ये आया कि 20 गुना वैकेंसी के हिसाब से अगर हम कैलकुलेशन करें तो एग्जैक्टली 35,000 के अगेंस्ट 7 लाख बच्चे शॉर्टलिस्ट हुए हैं। अब हर एक कैटेगरी में कैटेगरी वाइज अगर हम देखें तो लेवल 2 की कैटेगरी 5,663 के अगेंस्ट 1,13,000 20 गुना हुआ। लेवल 3 में 4,940 के अगेंस्ट 98,833 20 गुना हुआ। तो कैटेगरी वाइज भी एकदम करेक्ट है नियम के हिसाब से। अब इश्यू क्या है कि कई बच्चों ने एक से अधिक कैटेगरी में compete किया है जी, और उसमें शॉर्टलिस्ट भी हुए हैं। तो शॉर्टलिस्ट होने के कारण ओवरऑल 7 लाख यहाँ नंबर आता है, लेकिन जो छात्रों का कहना है कि जो बच्चे एक से ज्यादा कैटेगरी में compete करके उनको आप सिर्फ एक ही गिनिए। तो ये एक ऐसी चीज है जिसको समाधान किया जा सकता है। इसके लिए कोई सड़क पे उतरने की जरूरत नहीं है, इसके लिए कोई आग लगाने की जरूरत नहीं। रेलवे आपकी अपनी खुद की संपत्ति है, छात्रों से मेरा निवेदन है। सर आपने जो समाधान शब्द कहा, चिंता छात्रों को यही है कि वो समाधान क्या होगा, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में छात्रों को लग रहा है कि शायद उनके हिस्से का हक चला गया। तो क्या वो 20 गुना संख्या रहते हुए हर प्रकार के छात्र को उसको वाजिब हक मिल सके, इसको लेकर क्या समाधान हो सकता है? मिलता है कि इसका समाधान संभव है, और जिस संपर्क के साथ जो आज रिप्रेजेंटेशंस आए छात्रों के, उन छात्रों के रिप्रेजेंटेशन को देख के भी लग रहा है कि इसका समाधान संभव है। कमिटी बहुत ही सीनियर और एक्सपीरियंस्ड लोगों की है, जिन लोगों ने रिक्रूटमेंट में बहुत सारा एक अनुभव हासिल किया हुआ है। तो मेरा निवेदन है छात्रों से, मात्र 3 हफ्ते की बात है, 3 हफ्ते में आप सबके सब रिप्रेजेंटेशंस देंगे और 3 हफ्ते के तुरंत बाद इसका समाधान निकल जाएगा। मुझे विश्वास है कि इसका समाधान निकल जाएगा। जी। सर एक कंसर्न ये भी है कि साहब एक बच्चे का एक से ज्यादा जगह पे उसका नाम दर्ज है, जो 20% ज्यादा या 20 गुना ज्यादा आपने कहा कि जिन बच्चों को उस लिस्ट में एक तरीके से उनका नाम आया है, तो ये एक बच्चों को तर्क दिया जा रहा है, बच्चे तर्क इस बात को दे रहा है कि साहब ये उनके साथ अन्याय है, क्योंकि एक व्यक्ति का नाम एक से ज्यादा जगह है। तो ऐसे में वो अप्लाई या ज्वाइन तो एक ही जगह करेगा, लेकिन उसका नाम ज्यादा होने से किसी और का हक मारा जा रहा है। ये एक क्या तकनीकी इशू है और इसका समाधान कैसे होगा? देखिए, हमारी संवैधानिक व्यवस्था में 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हम सबको समझने की है। पहली कि हम किसी भी परीक्षा में हमेशा मिनिमम क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब करते हैं, मैक्सिमम क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते। जी। पहला तो इसका मतलब ये हुआ, अगर कहीं पे 10+2 क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है, उसमें अगर एक कोई ग्रेजुएट बच्चा अगर अप्लाई करता है तो हम उसको रोक नहीं सकते, राइट? पहला ये। दूसरा, हम किसी भी छात्र को एक से अधिक परीक्षाओं में बैठने से नहीं रोक सकते, क्योंकि ये सबका हक है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि मैं जितनी अपॉर्चुनिटीज मुझे मिले, हर एक अपॉर्चुनिटी में मैं ट्राई करूं। ये सभी का एक रहता है, हम भी उसी प्रक्रिया से गुजरे हैं, हमने देखा है ये तकलीफ क्या होती है, ये दर्द क्या होता है, इसमें किस तरह से मानसिक तौर पे जो पेन होता है, जो टेंशन रहता है, जो एंग्जाइटी रहती है, वो मैं समझ सकता हूँ, बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ। तो क्या इसका एक तार्किक, लॉजिकल और लीगल सॉल्यूशन निकल सकता है? मेरा मानना है हाँ, निकल सकता है सॉल्यूशन। सर एक बिल्कुल एक लेमन लैंग्वेज में ये तर्क दिया जा रहा है कि साहब 10वीं जो 12वीं पास बच्चों के लिए जो एग्जाम कंडक्ट किया गया, तो उसमें ग्रेजुएशन के बच्चे जब आएंगे तो वो बेहतर करेंगे, और ऐसी स्थिति में उनका हक कहीं ना कहीं शायद चला जाएगा। ये बिल्कुल एक साधारण सी समझ पाने वाली, कही जा सकने वाली बात है। ये लगातार बड़ी संख्या में छात्र कह रहे हैं, ऐसे छात्रों को आप क्या कहेंगे? मैं कह रहा हूँ कि आपका रिप्रेजेंटेशन हमारे पास आ रहा है, आज ही आना चालू हो गया है। कमेटी ने ऑलरेडी फंक्शनिंग चालू कर दी है, कमेटी कल बनी, आज से फंक्शनिंग चालू कर चुकी है
कल से ही चालू कर दिया था फंक्शनिंग। आरआरबी सभी छात्रों के साथ मिलना चालू कर दिया ऑलरेडी, रिप्रेजेंटेशंस कितने सारे रिसीव हो चुके हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि इसका सोल्यूशन निकलेगा। जी जी सर, महत्वपूर्ण चीज ये भी है कि किस तरीके से आप ये कह रहे हैं 3 सप्ताह तक एक समय, एक विंडो खोल के रखी है कि आपको वो अपने आप में देना है। महत्वपूर्ण चीज ये भी है कि अब जब 3 सप्ताह का समय है, आपने एक टाइम बाउंड तरीके से आगे बढ़ने की बात करी है, तो क्या ये 3 सप्ताह अपने आप में पर्याप्त होगा? कई छात्र इस बात को लेकर भी कह रहे हैं कि जब आपको इतना लंबा वक्त लग गया इस पूरी प्रक्रिया को कंडक्ट करने में, एग्जाम कंडक्ट करने में, तो क्या 3 सप्ताह में आप इतना बड़ी प्रक्रिया को फिर से कंडक्ट कर पाएंगे? कि 1,25,00,000 लोगों का एग्जाम लेना कोई छोटी बात नहीं होती है। जी। आप देखिए बड़े बड़े एग्जाम अगर है, यूपीएससी का एग्जाम, जेई का एग्जाम, इन सब एग्जाम में संख्या लाखों में ही होती है। ये 1 करोड़ से ज्यादा का है, और उसको भी ढंग से कराना, एकदम बिल्कुल फेयर वे में कराना, ट्रांसपेरेंट वे में कराना, डेफिनेटली एक बड़ा काम होता है। ये मेरे ख्याल से सब बच्चे भी समझते हैं। मुझे बच्चों ने, किसी ने, मतलब जो मुझे फीडबैक मिला, जितना मेरा संपर्क हुआ और जो संवाद हुआ, उससे जो समझ में आया कि कंप्लेंट वहां नहीं है, मुद्दे 2 हैं। एक मुद्दा जो अभी आपने 20 टाइम्स वाला बोला, दूसरा मुद्दा है ग्रुप डी का, कि आप इसको सिंगल फेज करेंगे या डबल फेज करेंगे। तो डबल फेज के पीछे सोच ये थी कि 1,25,00,000, उसमें भी 1,35,00,000 या 1,15,00,000 के आसपास एप्लीकेशन है, 1 करोड़ से अधिक है। तो इतने बड़े एग्जाम में यूनिफॉर्मिटी कैसे लाए? आज मान लीजिए मैं अगर प्रीलिम एग्जाम दे रहा हूँ, उस दिन अगर मेरी तबीयत थोड़ी कमजोर रही, तो उस दिन मैं एग्जाम ढंग से परफॉर्म नहीं कर पाया, तो मेरे पास कम से कम एक और चांस होना चाहिए मेन एग्जाम के टाइम में ढंग से मेरिट में आ जाऊं, राइट? ये थॉट प्रोसेस के साथ 2 स्टेज किया गया था। लेकिन जो पुरानी सिस्टम था जिसमें सिंगल स्टेज में किया जाता था, और अभी जो छात्रों का रिप्रेजेंटेशन है, उसका भी एक समाधान निकल सकता है। ये कोई बहुत बड़े ऐसे मुद्दे नहीं है जिन मुद्दों पे सड़क पे उतरना पड़े। सड़क पे उतरे छात्र ये भी कह रहे हैं कि जो सेकंड फेज में आपको जो प्रक्रिया अपनानी थी, आपने पहले ही फेज में अपना ली, इसकी वजह से भी उनको दिक्कतें पेश आ रही हैं। ऐसा नहीं है, सेकंड फेज फर्स्ट फेज तो दोनों ही कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं। आजकल तो वैसे भी एग्जाम सारे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हैं, तो एकदम फेयर और रीजनेबल और ट्रांसपेरेंट तरीके से होता। जी सर, चूंकि इतना बड़ा एग्जाम आपने कंडक्ट कराया, इसमें 1.25 करोड़ के आसपास एप्लीकेंट उसमें आए, और उस एग्जाम को कहीं से भी कोई पेपर लीक की खबर नहीं आई, कहीं से इस प्रकार कोई खबर नहीं आई कि साहब इस प्रकार की कोई दिक्कत हुई है एग्जाम कंडक्ट करने, तब जबकि कोविड चल रहा था। इसको तो हर कोई अप्रिशिएट कर रहा है। किस प्रकार का वो एक बड़ा चैलेंज था जो आप उससे निकल आए, लेकिन इस प्रकार की छोटी छोटी चीजों को लेकर अब दिक्कतें पैदा हो रही हैं? देखिए, जब इतनी कठिन परिस्थितियों में भी इतना डिफिकल्ट एग्जाम कर लिया है, तो इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेंगे, आप निश्चिंत रहिए। और छात्रों को भी मैं कहता हूं कि आप छात्र भाइयों को मैं कहता हूं कि निश्चिंत रहिए, आप, इसका सॉल्यूशन निकलेगा। सर, हमने देखा कि जो छात्र सड़क पे उतरे थे और उसके बाद में उनके साथ में पुलिस की कार्रवाई भी हुई, इसको लेकर भी बहुत ज्यादा खबरें बनी, उस सबको लेकर रेलवे की संपत्ति का नुकसान भी हुआ। आप इस पूरे घटनाक्रम को किस तरीके से देखते हैं? क्या ये एक टाली जा सकने वाली एक स्थिति